हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यू लॉ फैकल्टी के 2012 का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम डील करेंगे उसके जीके से, उसके साथ ही साथ उसका जो लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन था उसके साथ, क्योंकि काफ़ी अच्छा पेपर था 2012 का। काफ़ी बैलेंस्ड पेपर मुझे लगा। मुझे डिस्कस तो आपसे लीगल रीजनिंग भी करना था उसका, उसके साथ ही साथ जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी करना था, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो वो पॉसिबल नहीं था कि एक ही पार्ट में उस पूरी वीडियो को बनाया जाए। तो दो पार्ट्स में इसको बनाया जा रहा है। आज हम लीगल एप्टीट्यूड और जीके कवर करेंगे उसका, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसने पूछे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ द ईयर इज ग्रेटेस्ट ऑन। तो दोस्तों, लेंथ ऑफ द ईयर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है प्लूटो पर, क्योंकि प्लूटो सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में उसको सबसे ज्यादा समय लगता है, और रेवोल्यूशन जब एक पूरा कंप्लीट होता है तो पूरा एक साल माना जाता है। तो प्लूटो को सबसे ज्यादा समय लगता है। अगला है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। द स्टेट विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश। अगला है, द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल का वेट होता है दोस्तों 5 आउंसेस। आजकल पिंक कलर की क्रिकेट बॉल से भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अगला है, द नेशनल गेम ऑफ कनाडा इज। कनाडा का नेशनल गेम है दोस्तों आइस हॉकी। कनाडा में काफ़ी ठंड पड़ती है तो इसलिए आइस हॉकी वहाँ का नेशनल गेम है। और इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं इंडिया से, कि इंडिया के काफ़ी लोग कनाडा में बस हैं, इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी, तो कनाडा का क्या हुआ, आइस हॉकी। ये बस ट्रिक है, मतलब छोटी मोटी। तो ये वाला डिवाइस किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू टेस्ट ब्लड प्रेशर। अगला है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया। तो दोस्तों, वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। स्टैटिक जीके की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप चाहें तो उन्हें रेफर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, मेरा गला भी थोड़ा बैठा बैठा है आज, तो उसके लिए प्लीज मुझे एक्सक्यूज करिएगा। अगला है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस अ लीगल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो दोस्तों, वो थी फिनलैंड। अगला है कि 49th पैरेलल नाम का जो बॉर्डर लाइन है वो किस किस के बीच में है। तो दोस्तों, वो है यूएसए और कनाडा के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ एक और पैरेलल लाइन है 38th पैरेलल लाइन, जो कि है नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में। अगला है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, वो मनाया जाता है 8th ऑफ मार्च को। अगला है, विच कमिटी कमीशन मेड रिकमेंडेशंस टू मेक सिविल सर्विसेज मोर एफिशिएंट एंड डी करप्टेड। दोस्तों, वो थी पीसी होटा। कमीशन और कमिटी पे भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर चाहें। अगला है, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क लोकेटेड। तो सार्क का सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर लोकेटेड है काठमांडू में। अगला है, हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बुक है ये, आपको जब भी समय मिले इसको जरूर पढ़िएगा। और मेरे आइडल ने ये लिखे, विच हु इज, मेरे क्या सभी के आइडल हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, 86th अमेंडमेंट से कौन सा फंडामेंटल राइट ऐड ऑन किया गया था। तो दोस्तों, ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 अंडर आर्टिकल 21 बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, जिसमें 6 से 14 साल तक प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है टू एवरी चाइल्ड बाय द स्टेट। अगला है, स्पेशल लीव पिटिशन को लेके। तो स्पेशल लीव पिटिशन क्या होती है वो तो मैं अलग वीडियो बना के पूरा डिस्कस करूंगा, पर अभी आप याद रखिए कि स्पेशल लीव पिटिशन बताई गई है इन द आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और स्पेशल लीव पिटिशन आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। अगला है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, उसके चेयरपर्सन थे जस्टिस वेंकट चलैया। अगला है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है अंडर द आर्टिकल ऑफ 137। देखिए, 3 आर्टिकल ना आप हमेशा घोट के पी जाइए। एक है 137, एक है 141, एक है 143। 137 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। 141 है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा अपॉन द लोअर कोर्ट्स। 143 है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, सुप्रीम अगर प्रेसिडेंट कुछ एडवाइस मांगे सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना होगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको घोट के पी जाने हैं। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो दोस्तों, वो लोकेटेड है हेग में। अगला है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल आईएमएफ कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, वो एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1945, और इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला है, सचार कमेटी
की रिपोर्ट जो थी वो किसके रिगार्डिंग थी? तो दोस्तों वो रिगार्डिंग थी बैकवर्डनेस अमंग्स द मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी, सॉरी। अगला है वेटलैंड कंजर्वेशन इज एन ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय इंडिया इन। तो वेटलैंड कंजर्वेशन की ऑब्लिगेशन इंडिया ने अंडरटेक की थी अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971। अगला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वो प्रेस के ऊपर एक वॉच डॉग का काम करती है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अगला है द सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज द मोस्ट सुपीरियर जुडिशियरी बट हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन। तो ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। तो मैंने रिट जुरिसडिक्शन की वीडियो डाली भी है चैनल पर, उस पर आपसे डिस्कस किया था कि जुरिसडिक्शन जो वाइड है ना, रिट जुरिसडिक्शन, वो हाई कोर्ट की ज्यादा वाइड है, क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट के वॉयलेशन पे भी एक्शन ले सकता है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जुरिसडिक्शन की जब बात आती है तो खाली वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पे एक्शन लेता है, और वहीं हाई कोर्ट लीगल राइट के वॉयलेशन पे भी ले सकता है और फंडामेंटल राइट के भी। तो इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 10 किससे डील करता है? वो डील करता है एंटी डिफेक्शन से, which was added by 52nd amendment of 1985। तो एंटी डिफेक्शन से ये डील करता है 10 शेड्यूल। अगला है who among the following can attend the session of the parliament but has no right to vote। तो ये डिस्कस किया था जब अटॉर्नी जनरल की वीडियो अपलोड की थी, तो वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को ये पावर होती है कि वो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को अटेंड कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी राइट टू वोट। पर एक और बात मैं बताता हूँ इससे अलग, वो ये है कि स्पीकर को भी राइट टू वोट होता है अगर टाई हो जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि इंडिया में राइट टू वोट क्या है? तो दोस्तों अगर आप डीयू के 2012 का पेपर देखेंगे तो उसने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके हिसाब से। पर मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वही माने, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही मार्क करिएगा जिससे कि आप दिखा पाए डीयू अगर इसको गलत मार्क करे कि आपने 2012 में इसको सही माना था। क्योंकि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये राइट दिया गया है अंडर द 61st अमेंडमेंट। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे हो सकता है? क्योंकि आर्टिकल 326 तो खाली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करते हैं, पर राइट टू वोट तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया गया है, तो वो तो स्टैट्यूटरी वो होना चाहिए राइट, या लीगल राइट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको कैसे कहा है ये मुझे समझ में नहीं आती बात, क्योंकि 326 के अंदर तो खाली एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में बात की गई है। जैसे कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी उन्होंने बोला कि भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड जो आर्टिकल 326 है वो खाली एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है फॉर द सिटीजन अबव 18 ईयर्स। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही मार्क करिएगा, क्योंकि 2012 का जो आंसर किया है वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानती है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ। अगला है हु हेडेड द फर्स्ट कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस पे पहला कमीशन किसने हेड किया था? तो दोस्तों वो किया गया था बाय द काका साहेब कालेलकर। अगला है लिटिगेशन इज अ गेम इन विच कोर्ट इज द एम्पायर। ये किसकी एक फेमस लाइन है? तो वो है पॉलक। पॉलक एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, उनकी लाइन थी। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएन इन विच ईयर? तो इंडिया यूएन का मेंबर बनी थी इन द ईयर 1945, और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन यूएन की स्थापना हुई थी। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 मेंशन्ड है। तो पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एट लेंथ किस केस में डिस्कस किया गया था? तो दोस्तों डिस्कस किया गया था इन द केस ऑफ शाहबानो। शाहबानो का क्या केस था कि भाई मुस्लिम वुमेन थी, वो मेंटेनेंस मांगने गई अंडर सीआरपीसी। तो पूछा गया कि भाई क्या पर्सनल लॉज प्रिवेल करेंगे, सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो प्रिवेल करेगा? तो उसके बारे में था शाहबानो केस। तो उस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एट लेंथ डिस्कस किया गया था। अगला है कि वोटिंग की जो एज है उसको 21 साल बढ़ा दिया गया था, उसको फिर रिड्यूस किस ईयर में किया गया? तो किया गया था इन द ईयर 1988 बाय द 61st अमेंडमेंट। इसको रिड्यूस किया गया था इन द ईयर 1988। अगला है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? वो है 35 साल। वहीं प्रेसिडेंट के लिए भी सेम एज होनी चाहिए आपकी। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनका नाम था हीरालाल कानिया। अगला है द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, पर
बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती। केशव नंदा भारती वाला केस आप जरूर पढ़ें, लैंडमार्क केस है। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के कोई भी प्रोविजन को अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इशू की थी हिस्टोरिक विशाखा केस में, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से डील करता है, वो बाइंडिंग है सारी बाकी कोर्ट्स के ऊपर। तो कौन सा आर्टिकल है जो ये बात बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा ऑन द लोअर कोर्ट्स? तो वो है आर्टिकल 141। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 आर्टिकल्स के बारे में कि ये 3 आर्टिकल्स आपको घुट के पी जाने हैं। काम है 137, 141, 143। तो 141 डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग है अपॉन द लोअर कोर्ट्स। अगला बात है पैलोमिनी। पैलोमिनी क्या होता है दोस्तों? एक फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस होती है जो कि लिव इन रिलेशन में दी जाती है जब पार्टनर्स अलग होते हैं। तो पार्टनर्स इन लिव इन रिलेशन के रिगार्डिंग है पैलोमिनी। जैसे एलिमनी होता है शादीशुदा में, पैलोमिनी है लिव इन रिलेशन में। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो नहीं है वो है पैक्टा सुन सर्वेंडा। ठीक है, बाकी सब है कि ऑडियो अल्टरम पार्टी की हियर द अदर पार्टी, कि कभी भी अगर आप किसी के अगेंस्ट जजमेंट सुनाए तो दूसरी पार्टी को भी सुने तभी वो डिसीजन दिया जाए। और जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्साइंस, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। जजेस टू बी अबव सस्पिशन, की सस्पिशन के बेसिस पे जजेस को जजमेंट नहीं देना है, तो ये भी नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। अगला है कि इंडिया और चाइना को की बाउंड्री लाइन जो है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है मैक-मोहन लाइन। अगला है ट्राइबल पीपल को आदिवासी किसने रेफर किया था पहली बार? तो दोस्तों वो रेफर किया गया था बाय बी.आर. अम्बेडकर, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगला है द कमीशन जिसने ये इंक्वायरी की रिगार्डिंग द गोधरा ट्रेन कार ने, जो गोधरा कांड हुआ था उसके ऊपर जो इंक्वायरी की गई और जिस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, तो दोस्तों उस कमीशन का नाम था नानावटी कमीशन, जो कि हमने कमीशंस और कमिटीज वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगला है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वो होती है विच आर बेस्ड अपॉन ट्रस्ट। जैसे कि एक क्लाइंट का लॉयर के ऊपर ट्रस्ट होता है, एक पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर होता है। अगला है कि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में माइनॉरिटीज को ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई अगर आप नेशनल फ्लैग लगाना चाहते हैं अपनी प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर तो ये फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। और ये बोला गया था नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इंपॉर्टेंट केस है, इसको लिख लीजिए आप। अगला है कि क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में? तो दोस्तों हाँ बना सकती है, ये प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल्दो स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट के पास ही पावर होती है कि वो कानून बनाए, पर कुछ केसेस में पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे बना सकती है कानून फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे बाय द 2/3 मेजोरिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला है फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज क्या जरूरी है? तो जरूरी ये है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस सेम प्लेस और सेम टाइम पे दिया जाए, विच इज ऑप्शन सी। ये मैंने कवर किया था जब मैंने मुस्लिम मैरिज को डील किया था फैमिली लॉ में, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए अगर आपने वो वीडियो पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो से जरूर पढ़िए। अगला है अब वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगला है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कहाँ से बोरो किया गया है? तो दोस्तों वो बोरो किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और अमेंडमेंट दिया गया है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। 5 तरीके की रिट होती है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है? तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला है द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू समन द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट ये जरूरी होता है कि पार्लियामेंट एक साल में 2 बार उसके सेशंस कंडक्ट हो हर हाल में। तो प्रेसिडेंट इज बाउंड कि जो लास्ट सिटिंग हुई है, जो लास्ट सेशन कंडक्ट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो एक और सेशन बुला ले, क्योंकि एक साल में 2 बार पार्लियामेंट का मिलना जरूरी होता है, 2 सेशन होना जरूरी होता है। तो इसका आंसर होगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट सिटिंग ऑफ द फॉर्मर सेशन। अगला है कि भाई एक डॉक्टर था एक्स, उसने अपने पेशेंट वाई को बताया कि भाई कैंसर तुम्हें हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको धक्का पड़ा वाई को और वो हार्ट फेलियर की वजह से मर गया। तो क्या एक्स जो डॉक्टर है उसके ऊपर
मर्डर का केस चलेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसमें तो बोनाफाइड फेथ में उसको बताया था, इसलिए क्योंकि ये तो डॉक्टर का राइट होता है कि आपको बताए कि आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर ऐसा होने लगा कि हार्ट अटैक होने लगा किसी बंदे को और डॉक्टर को लायबल कर दिया गया, तो डॉक्टर भी डरेगा कि भाई मैं क्यों बताऊं उसको क्या बीमारी हो रही है। तो इसका आंसर होगा नो क्राइम बिकॉज एक्स कम्युनिकेटेड इन गुड फेथ। अगला है व्हेन सुप्रीम कोर्ट डज गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लॉ और द फैक्ट। तो जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 143, ये उस बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कब एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट को? जब प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस मांगे। तो आंसर है ऑप्शन ए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस बारे में कहती है जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना होता है प्रेसिडेंट को। अगला है कि अब एक मुस्लिम आदमी किससे शादी नहीं कर सकता? तो दोस्तों वो शादी नहीं कर सकते एक आइडल प्रेस से या फिर एक फायर वर्शिपर से अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन फ्रेज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो दोस्तों इसका मतलब होता है नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि भाई दूसरी पार्टी को भी आप सुनो। जैसे अगर दो पार्टीज हैं और केस आया है तो दूसरे वाले का पक्ष तो सुना ही नहीं और एक जजमेंट पास कर दिया, तो वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस माना जाता है। और ऑडी अल्ट्रम पार्टम यही कहता है कि आप दूसरे को भी सुनिए और फिर कोई जजमेंट दें। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है। तो देखो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो 1946 में स्टैब्लिश नहीं हुई, 1945 में हुई थी। अरे बोलो, है ना भाई। अगला है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब एस्टैब्लिश हुआ? इन द ईयर 1948, जो कि सही है। इसी ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। अगला है कि एक बॉय की एज हो 21 साल से कम और एक गर्ल की एज हो 18 साल से कम, तो क्या इनकी मैरिज वैलिड है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट? तो यस, वैलिड है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात, कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को। पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अगर पूछे तो वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाती, पर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वैलिड मैरिज मानी जाती है। मैंने इस बात को डील की थी, ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था जब मैंने वो वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें मैंने मैरिज को एक्सप्लेन किया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। आप सोचते होंगे यार मैं बार बार क्यों बोलता रहता हूँ वीडियो जरूर देखिएगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि वहीं से पूछे जा रहे हैं। अगला है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जो कि बताता है कि सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक इन्फोर्समेंट एक्शन, वो किस चैप्टर में मेंशन है? तो वो दोस्तों मेंशन है अंडर चैप्टर 7। अगला है कि हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से एक नया प्रोविजन डाला गया था फॉर डाइवोर्स, तो वो है दोस्तों इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जब कोर्ट को ये लगता है कि भाई इनके बीच में अब हालात ऐसे हो गए हैं, अब इनके बीच में कोई प्यार नहीं बचा, अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा पति पत्नी के तौर पे रह पाए, तो उसको कहते हैं इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पूरी अच्छे से वीडियो बना के। अगला है कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन अ जजमेंट। तो प्रिंसिपल जो ले डाउन करते हैं, जो रेशियो रीजनिंग देता है कोर्ट, उसको बोलते हैं दोस्तों रेशियो डेसिडेंडाई, और यही रेशियो बाइंडिंग होती है अपॉन द लोअर कोर्ट्स। जो रीजनिंग कोर्ट देता है कि कौन सा लॉ का प्रिंसिपल लगा जिसके बेसिस पे उन्होंने ये जजमेंट दिया, उसको कहते हैं रेशियो डेसिडेंडाई रेशियो, जो कि बाइंडिंग होती है अपॉन द लोअर कोर्ट्स। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन का सेट, 58 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। काफी लंबी वीडियो थी इसलिए जल्दी जल्दी बहुत डिस्कस करना पड़ा, गला भी बैठ चुका है बुरी तरह। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।